हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर। और आज है 28 सितंबर। बहुत ही बेहतरीन हम लोग सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं उनका एक क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है। तो आप लोगों को ये क्विज जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं 28 सितंबर के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। और यहाँ पर एक हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा चेतन भगत की जो बुक्स हैं वो काफी चर्चा में रहती है। तो आप लोग आंसर तो समझ ही चुके होंगे कि चेतन भगत जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। 400 डेज ये रिसेंटली जो है इसका कवर पेज रिलीज किया गया है और 8 अक्टूबर को ये बुक जो है वो रिलीज की जाएगी। देखिए ये इस सीरीज की जो है वो थर्ड बुक है। इस बुक के अंदर काफी सारे इमोशंस, इसके साथ में ही मिस्टीरियस जितने भी कोइंसिडेंस हैं उनको इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये बुक जो है इसको 8 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा, जिसका कवर पेज जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसमें हम लोग बात करें कि ये थर्ड नॉवेल है इस सीरीज की, जिसको हम लोग कहते हैं कि केशव सौरभ जो श्रृंखला है, सीरीज है, इसकी ये थर्ड बुक है। इससे पहले द गर्ल इन रूम 105 वो भी रिलीज की गई थी। इस बुक के अंदर सस्पेंस है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स है, लव है, फ्रेंडशिप है, द क्रेजी वर्ल्ड है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट बुक्स की यदि हम लोग बात करें तो द प्रेगनेंसी बाइबल इज ए, ये बुक जो है वो करीना कपूर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्य एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, ये बुक जो है वो उदय भाटिया की है। नेक्स्ट है गीता गोविंद, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है जो कि उत्पल के बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। बैक टू द रूट्स, ये है तमन्ना भाटिया। इन सभी बुक्स के अंदर एक तो आप लोग इस बुक को काफी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, इसके साथ में ही ये जो बुक है ये दोनों ही अपनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। कुछ बुक की हम लोग बात करें, जैसे सुरेश रैना की जो ऑटोबायोग्राफी है वो जिस बुक में लिखी गई है वो है बिलीव। ठीक है, ये बुक जो है वो रिसेंटली एक वनडे एग्जाम्स के अंदर भी पूछी गई थी। चलिए वन लाइनर को हम लोग कवर करते हैं। रिसेंटली 29 अगस्त गया ही है लास्ट मंथ में, तो 29 अगस्त को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसका नाम भी जो है वो बदल कर अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में पहली बार कितने ट्रांसजेंडरों को अहम जिम्मेदारी दी गई है? तो 2 ट्रांसजेंडर जो हैं इनको अहम जिम्मेदारी दी गई है। देखिए ट्रांसजेंडरों को सबसे पहले वोटिंग राइट्स देने वाला पहला जो राज्य था वो कौन सा था? वो था केरला। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उनको कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन के लिए एज रिलैक्सेशन देने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा है? वो है कर्नाटका। नेक्स्ट आप लोग देखिए कि किस राज्य की सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद ले लिया है? तो यूपी की गवर्नमेंट ने इसे गोद लिया है, इसे अडॉप्ट कर लिया है। हम लोग बात करें यदि ओलंपिक्स की, तो 2024 का जो ओलंपिक है 2024 के अंदर ये आयोजित किया जाएगा पेरिस में। इसके बाद 2028 में लॉस एंजलिस के अंदर, और लॉस एंजलिस के बाद 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर 2032 की बात की जा रही है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित की जाएंगे। देखिए लॉस एंजलिस यहाँ पर एक वर्ड आया है। रिसेंटली आपको पता होगा कि यूएसए के अंदर, यूएसए में स्थित है लॉस एंजलिस, और यहीं पर ही पहली जो योग यूनिवर्सिटी है, योगा जो यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना भी यूएसए के लॉस एंजलिस के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि जुडिशरी से रिलेटेड है। यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की जमानत के मिलने के बाद रिहाई की प्रक्रिया को आसान करने के लिए कौन सी प्रणाली लागू की है? तो यहाँ पर फास्टर जो प्रणाली है इसको लागू की गई है। देखिए जब भी जमानत मिल जाती है उसके बाद कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है किसी कैदी को, और इसके चलते इसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन होता है। या हम लोग बात करें सीधे तौर पर कि आर्टिकल 21 जो है उसका अबोलिशन होता है। तो इसीलिए ये जो फास्टर सिस्टम है इसको लॉन्च किया गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी फुल फॉर्म देखी जाए। तो इसकी फुल फॉर्म देखिए आप लोग,
फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो यहां से हम लोग ये देख सकते हैं कि जितनी भी फाइल्स हैं उनको ई फाइलिंग के रूप में सबमिट किया जाएगा, ऑनलाइन माध्यम से ये किया जाएगा, जिससे प्रोसेस जो है वो ज्यादा तेज गति से हो सके। ठीक है, इसलिए ई कॉपी जो है इसमें यूज की जाएंगी। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली फ्राइडे को ये डिसीजन दिया था कि जितनी भी जमानतें हैं उनको जल्दी निपटाने के लिए ई कॉपीज जो है वो यहाँ पर यूज की जाएंगी। सबसे पहले तो आप लोगों को फास्टर की फुल फॉर्म आनी चाहिए। इसके बाद में ये प्रोसेस जो है वो होगा कैसे, ई सर्टिफिकेट ई कॉपीज जो है वो ऑर्डर की जारी की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज करते हुए ये प्रोसेस जो है वो काफी फास्ट किया जाएगा। चलिए वन लाइनर को हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 34 सीट्स मैक्सिमम है उसमें से 33 सीट जो है उनको फिल कर लिया गया है और यहाँ पर 4 महिला न्यायाधीश जो है उनको अपॉइंट किया गया था। चलिए वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक पक्का करने वाली पहली भारतीय जिन्होंने टेबल टेनिस खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया, तो भाविना बेन पटेल जो है इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर टेबल टेनिस में पहला खिताब जीता था। और हम लोगों ने जो ओलंपिक है इसके अंदर 48 रैंक हासिल की थी, जबकि टोक्यो पैरा ओलंपिक में जस्ट इसका हाफ 24th रैंक जो है वो हम लोगों ने हासिल की थी, भारत के द्वारा रैंक हासिल की गई थी। नेक्स्ट देखिए 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सॉन्ग जो है वो किसको मिला है, आई बो टू थी ओ मदर, ये जो है इसको बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, तो द गर्ल विथ गॉट, ये जो है इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी जीआई टैग्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो रिसेंटली सोजत मेहंदी जो है इसको जीआई टैग दिया गया है और इसका संबंध कहां से है, राजस्थान से इसका संबंध है। देखिए राजस्थान के अंदर 15 से अधिक प्रोडक्ट जो हैं उनको जीआई टैग दिया जा चुका है। लेकिन सबसे पहले आप लोग देखिए कि जीआई की फुल फॉर्म क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेतक जो है वो दिया जाता है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जो कि स्पेसिफिक ओरिजिन से रिलेट करता है, ताकि इसका मिस यूज ना किया जा सके और उसकी ख्याति जो है वो बढ़ सके। इसलिए जीआई टैग जो है वो उस प्रोडक्ट को दिया जाता है और जीआई टैग जो है वो 10 साल के लिए दिया जाता है। इसके लिए जो एक्ट काम करता है वो एक्ट निर्मित किया गया था 1999 के अंदर। ये एक्ट जो है वो आप लोग जरूर याद रखना। भारत के अंदर सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था वो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, ये आप लोग याद रखना। यदि हम लोग राजस्थान की जीआई टैग्स की बात करें तो आप लोगों ने ब्लू पॉटरी का नाम सुना होगा। तो ब्लू पॉटरी जो है वो जयपुर की काफी फेमस है, जीआई टैग प्राप्त है। बीकानेरी भुजिया इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सोजत की मेहंदी है, इसके पत्तों को सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है और इसी मेहंदी को ऐश्वर्या राय के द्वारा अपनी शादी के अंदर इस्तेमाल किया गया था। काफी गहरी और अच्छी रस्ती है। तो ये पाली जो डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान के अंदर स्थित है और इसी की सोजत मेहंदी जो है वो अपने कलर और फ्रेग्रेंस के लिए जानी जाती है, इसीलिए इसको स्पेशल आइडेंटिटी देने के लिए जीआई टैग जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जीआई टैग जो है वो दिया किसके द्वारा जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके द्वारा ये जीआई टैग दिया जाता है। राजस्थान के अंदर 15 से ज्यादा प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। जैसे हम लोग बात करें कोटा डोरिया है, थेवा कला है, मकराना मार्बल है, ब्लू पॉटरी है, बीकानेरी भुजिया है। लेकिन राजस्थान के अलावा और भी कई प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। जैसे हम लोग बात करें चक हाउ चावल, याद रखना चक हाउ, ठीक है। चक हाउ जो है वो कहाँ का है, मणिपुर का है, जिसे जीआई टैग दिया गया था। रिसेंटली आपको पता होगा हाथी मिर्च, तो हाथी मिर्च जो है ये भी कहाँ का है, मणिपुर का है, जिसे जीआई टैग दिया गया था। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये तो क्या है, बीकानेरी भुजिया है। फिर ये मोलेला कला है, राजसमंद एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां पर, राजस्थान के अंदर। उसकी ये मिट्टी से बनने वाली कला है। दो के अंदर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, आप लोगों को याद रखना है। एक तो है टेराकोटा, तो टेराकोटा जो है वो है गोरखपुर का, टेराकोटा है गोरखपुर का, जिसे जीआई टैग दिया गया था। चलिए बढ़ते हम लोग आगे वन लाइनर की तरफ। यहाँ आप लोग देखिए कि किस देश ने अफगानिस्तान में निकासी अभियान समाप्त किया है, तो फ्रांस ने वहां पर जो
इवैक्यूएशन ऑपरेशन है उसको समाप्त किया था, लेकिन आप लोग यूएसए का जरूर ध्यान रखना कि यूएसए के द्वारा भी 2001 के अंदर प्रवेश किया गया था, एंट्री ली गई थी अफगानिस्तान में, और 2021 में एग्जिट किया गया है जो बाइडेन की गवर्नमेंट के द्वारा। कहां से? अफगानिस्तान से। नेक्स्ट देखिए, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर रहा है? तो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है कौन? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर मैक्सिमम सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसको मिला है? तो यहाँ पर आंसर थोड़ा सा बड़ा है, पायरो हाइड्रो हिंदुस्तान जिंक जो है, ये पूरा नाम आप लोग जरूर देखिएगा, इसको ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। क्या आप लोग मुझे सीसीटीवी की फुल फॉर्म बता सकते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। एक फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे एटीएम है तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, ये किसकी फुल फॉर्म होती है? एलईडी की फुल फॉर्म होती है। चलिए, विश्व पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो रिसेंटली जो है वो सेलिब्रेट किया गया है 27 सितंबर को, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए थीम जो है वो याद रखने की जरूरत है। जो थीम है वो क्या है? टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट जो है ये इसकी थीम है, मतलब पर्यटन और रोजगार जो है वो इस वर्ष की थीम रही है। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे अनाउंस किया जाता है। देखिए, मैं कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेज जो है वो बताता हूं, आप लोग इसको गौर से सुनिएगा। जैसे हम लोग बात करें 9 जनवरी की, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। इससे यदि आगे बढ़ें तो हम लोग बात करें 12 जनवरी को विश्व युवा यूथ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद में 23 जनवरी, अभी ईपीएफए को एग्जाम में पूछा गया था 23 जनवरी के लिए, ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। फिर हम लोग बात करें 25 जनवरी विश्व मतदाता दिवस, ये भारत के लिए ही है। राष्ट्रीय नेशनल वोटर्स डे जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग जो है इसकी स्थापना की गई थी। इससे थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़े तो बात करेंगे हम किसकी? आर्द्र भूमि दिवस। तो 2 फरवरी जो है वो आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है उसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इससे आगे हम लोग बढ़े तो विश्व जल दिवस 22 मार्च जो है वो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में फिर हम लोग और आगे बढ़े तो 1 अप्रैल जो है इस दिन उड़ीसा जो है वो अपना उत्कल दिवस मनाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे जो है वो मनाया जाता है कब? 22 अप्रैल को। ये याद रखना, ये काफी बार एसएससी वगैरह के जो वनडे एग्जाम्स है उनमें पूछा जाता है। फिर हम लोग बात करें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और 24 अप्रैल 1973 को ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया था जिसको कहा जाता है केशवानंद भारतीवाद। और जिस दिन केशवानंद भारतीवाद की सुनवाई हुई थी 24 अप्रैल 1973 को, उसी दिन सचिन तेंदुलकर जो है उनका भी जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसको रिकॉग्नाइज किया गया था कहां पर? 1980s के अंदर 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में। ठीक है, अब देखिए कि मनाया क्यों जाता है, क्योंकि इसी दिन 1970 में यूएनडब्ल्यूटीओ के कानून जो थे वो प्रभाव के अंदर आए थे। अब इसका एम क्या है? एम क्या है कि जितना भी टूरिज्म सेक्टर है उसको बूस्ट अप करना है, उसके लिए अवेयरनेस बढ़ानी है, और सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल और पॉलिटिकल वैल्यू जो है वो ग्लोबल लेवल पर इंक्रीज करनी है। चलिए वन लाइनर आप लोग के सामने है कि भारत की कंपनी एएफ कॉन्स ने किस क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव के अंदर ये जो है वो कंपनी स्थित है। तो भारत की तो कंपनी है, लेकिन मालदीव के साथ में ये जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने किस बॉलीवुड अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनू सूद जो हैं, इन पर अभी काफी ज्यादा गाज गिरी हुई है, इनके ऊपर इनकम टैक्स का छापा भी पड़ा है, इसलिए सोनू सूद जो है वो क्या है? देश के मेंटोर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं।
किस राज्य के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब के नए राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो तमिलनाडु जो है इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन जो है ये बड़ा धोखेबाज है। हाल ही में किस देश के सेंट्रल बैंक ने सभी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी को पूर्णतः अवैध घोषित कर दिया, इलीगल घोषित किया है? तो वो है चाइना। देखिए, क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये एक वर्चुअल करेंसी होती है। वर्चुअल करेंसी का मीन्स है कि आप इसे टच नहीं कर सकते, ये डिजिटल फॉर्म में होती है और इसकी शुरुआत जो है वो वर्ष 2009 के अंदर की गई थी और इसका आविष्कार जो है, क्रिप्टो करेंसी की जो आविष्कारक है वो कौन है? सतोशी नाकामोटो। याद रखना, सतोशी नाकामोटो जो है वो इसके आविष्कारक हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कई करेंसी जो है वो प्रचलन में है। बिटकॉइन है, इथीरियम है, लिटकॉइन है, अनबॉन्टियम है, ब्लैक कॉइन जो है, कई सारी क्रिप्टो करेंसी जो है वो अभी चलन में है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग भी की जाती है। माइनिंग का मीन्स है कि क्रिप्टो करेंसी को एक स्पेसिफिक कोड जो है वो दिया जाता है और उस स्पेसिफिक कोड के अंदर उसको क्रैक करना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए केवल वो कोड जो है वही ट्रांसफर होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। चलिए, तो सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना जो है इसके द्वारा क्रिप्टो करेंसी को इलीगल जो है वो करार दिया गया है, लेकिन चाइना की तरफ से ये यहाँ पर रीजन दिया गया है कि इसमें काफी ज्यादा फैल आया था, गिरावट आई थी 4.6% की, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया है, इसको बंद कर दिया है। लेकिन इसके पीछे जो रीजन थे वो दूसरे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि टेस्ला कंपनी के जो ऑनर हैं एलोन मस्क, स्पेस एक्स के ऑनर हैं एलोन मस्क, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था कि ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे और उसी के चलते चाइना की द्वारा ये क्रिप्टो करेंसीज क्या कर दी गई है, बैन कर दी गई है। तो बिटकॉइन जो है वो एक तरह की क्या है, क्रिप्टो करेंसी ही है। यहाँ पर क्रिप्टो का मीन्स क्या होता है, सीक्रेट होता है, मतलब गुप्त। सीक्रेट जो है वो इसका मीन्स होता है। एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी 2009 में सबसे पहले, और सतोशी नाकामोटो जो हैं इन्होंने इसको नाम दिया था। चलिए, वन लाइनर हम लोग कवर करते हैं कि निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 132.31 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो वो है त्रिपुरा। देखिए, तीनों तरफ से घिरा हुआ जो है वो है त्रिपुरा, जो कि किससे घिरा हुआ है, भारत, बांग्लादेश, और यहाँ पर हम लोग कहें कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है कौन, त्रिपुरा। चलिए, टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कितने मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता? तो 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इसके साथ में ही इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, 2 मेडल जो थे वो इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर जीते थे। भारत के खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं इनके द्वारा फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसको लॉन्च किया गया। देखिए, अनुराग ठाकुर भारत के पहले ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनको आर्मी की द्वारा, टेरिटोरियल आर्मी जो है उनके द्वारा कैप्टन का पद जो है वो भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा एंड फौना से है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के अंदर ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है BSI, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसके हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता के अंदर स्थित है। जबकि हम लोग बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके हेडक्वार्टर जो है वो भी कोलकाता के अंदर है। तो रिसेंटली 267 जो है वो नई प्रजातियां जोड़ी गई हैं और इस रिपोर्ट का नाम क्या है, प्लांट डिस्कवरीज 2020। तो इसी रिपोर्ट के तहत नई प्रजातियों की खोज की गई है। देखिए, प्लांट डिस्कवरी तो इस रिपोर्ट का नाम है, लेकिन भारत के अंदर सर्वाधिक जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो वेस्टर्न घाट्स पर पाई जाती हैं। याद रखना, वेस्टर्न घाट्स पर सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं फ्लोरा एंड फौना की। अब तक भारत के अंदर लगभग हम लोग बात करें कि 48,000 जो प्रजातियां हैं वो रजिस्टर हैं, लेकिन ये केवल एक आंकड़ा है। ठीक है, तो अभी जो है वो 267 नई प्रजातियां जो है वो खोजी गई हैं। भारत के अंदर बायोडायवर्सिटी डे जो है, बायोडायवर्सिटी डे यानी कि जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और बायोडायवर्सिटी के लिए जो एक्ट भारत के अंदर लागू है वो 2002 का एक्ट है। ये आप लोग जरूर याद रखना, रिसेंटली एक एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। लेकिन यदि मान लीजिए कि ये पूछा जाए कि बायोडायवर्सिटी ईयर जो है वो कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है, तो 2010 का
ईयर जो है वो बायोडाइवर्सिटी ईयर के रूप में मनाया जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कई सारी प्रजातियां जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड की गई है, 267 न्यू स्पीसीज, और इसकी रिपोर्ट है प्लांट डिस्कवरीज 2020। जैसे इसमें लाइकेंस है, फंगाई है, एल्गी है, कई सारे इसके अंदर जो फ्लोरा एंड फौना जो है उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर लगभग 54,000, देखिए 48,000 मैंने बताया था लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पर है, तो 54,733 जो है वो यहाँ पर वनस्पतियां भारत के अंदर पाई जाती हैं। इनमें से मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वो कौन सी है, वो फंगीज हैं जो 27% अपना हिस्सा रखती हैं। चलिए वन लाइनर हम लोग कवर करते हैं कि किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन से वाई ब्रेक ऐप को लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जैसे आयुर्वेदा है, योगा है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, तो इस आयुष मंत्रालय के अंदर ये सभी जो है वो इंक्लूड की जाती है। किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किस एरोस्पेस कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियां, एवाकाडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। देखिए जब भी हम लोग सेशन लेते हैं तो लगभग हमारा ये टारगेट रहता है कि 80 क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग लगभग कवर कर लेते हैं एक सेशन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय सेना के द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव किस स्थान पर मनाया गया है? तो इसका आंसर भी जो है वो कोलकाता रहेगा। तो भारत के द्वारा ये मनाया क्यों गया है, रीजन क्या है? देखिए 3 फरवरी 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ था, जो कि चला था 3 दिसंबर है ये, ठीक है। तो 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक वॉर चला था ये, और इसमें भारत की विजय हुई थी। और इसी के उपलक्ष्य में ये जो विजय सांस्कृतिक महोत्सव है ये कोलकाता के अंदर सेलिब्रेट किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसको याद रखने की जरूरत है। देखिए पाकिस्तान जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड था बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो जैसे ही पाकिस्तान जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड था, किसके, बिफोर नहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो एक तो हम लोग कहें वेस्टर्न और एक हम लोग कहें ईस्टर्न पाकिस्तान। तो ईस्टर्न पाकिस्तान जो है उसी को आजाद करवाया गया था 1971 में, जो कि आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो अब जो है वो 50 साल जो है, 50 वर्ष वो 1971 से लेकर 2021 तक हो चुके हैं, और इसी के उपलक्ष्य में विजय सांस्कृतिक महोत्सव जो है वो मनाया गया है। ये पूरा जो है वो पाकिस्तान है जो कि आंख फाड़ कर देख रहा है, क्योंकि शिकस्त खानी पड़ी थी भारत के द्वारा पाकिस्तान को। चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कोलकाता के अंदर यह महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है 26 से लेकर 29 सितंबर तक, मतलब अभी भी ये चल रहा है। तो इंडो पाक वॉर जो था 1971, उसी की गोल्डन जुबली जो है वो मनाई जा रही है। इसको इनॉग्रेट किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के द्वारा। इसके अंदर होगा क्या कि फिल्म स्क्रीनिंग जो है वो की गई है, थिएटर्स प्ले किए गए हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स और इसके साथ में बैंड परफॉर्मेंस जो है वो इसके अंदर आयोजित किए गए हैं। बात करें हम लोग इंडो पाक वॉर की 1971 की, तो 3 दिसंबर 1971 को यह शुरू हुआ था, जो कि चला था 16 दिसंबर 1971 तक, और इसमें इंडिपेंडेंस मिली थी किसको, बांग्लादेश को। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले ये शुरू किया गया था वॉर को, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी और 11 इंडियन एयरपोर्ट जो हैं यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की गई थी। लेकिन द वॉर एंडेड आफ्टर पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आमिर अब्दुल खान नियाजी जो हैं, इन्होंने 93,000 सोल्जर्स के साथ में क्या कर लिया था, समर्पण कर दिया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नियाजी के द्वारा यहाँ पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हम लोग। देखिए जब पाकिस्तान को आजादी मिली थी 1971 में, तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, और इसीलिए शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का मुक्तिदाता कहा जाता है। याद रखना, बांग्लादेश का मुक्तिदाता या बांग्लादेश का जन्मदाता जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, और इन्हीं की बेटी जो है वो है शेख हसीना, जो कि अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। राष्ट्रीय पोषण दिवस व गुट निरपेक्ष दिवस जो है वो 1 सितंबर को मनाया जाता है। वैसे पोषण जो सप्ताह है वो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक सेलिब्रेट किया गया था, और इसी पोषण न्यूट्रिशन जो
प्रोग्राम है, इसको लॉन्च कहां पर किया गया था? राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से इसको लॉन्च किया गया था। भारतीय और किस नौसेनाओं ने अल्जीरिया के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो अल्जीरियन नेवी जो है, इन दोनों के बीच में पहला नेवल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई गई है। भारत के किस पड़ोसी देश ने भोजन की कमी पर आपातकाल की घोषणा की है? तो रिसेंटली आपको पता होगा कि श्रीलंका के अंदर इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई कि वहां पर फूड प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई और उसी के चलते इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की गई है। देखिए, भारत के अंदर 3 प्रकार की इमरजेंसी है। हम लोग बात करें आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल रूल और आर्टिकल 360 ये क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। चलिए, 8वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो इसका आयोजन किया गया है। लेकिन कब किया गया है इसका आयोजन? 25 सितंबर को। और 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस जो है, याद रखना, 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी दिन किसका जन्मदिन होता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय जो है इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर 25 सितंबर 1916 को मथुरा के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। ठीक है, ये आप लोग काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। और पहले सहकारिता मंत्री का यदि नाम पूछे तो अमित शाह जो हैं वो भारत के पहले सहकारिता क्या है? मंत्री हैं। अमित शाह जो हैं वो भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं। टैगलाइन क्या है? देखिए, ये जो मंत्रालय है इसकी टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन आप लोग याद रखना, सहकारिता से समृद्धि। सहकारिता से समृद्धि जो है ये इसकी टैगलाइन है। काफी इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये जरूर टकराएगी। यदि पूछे कि जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं वो कौन है? तो वो आप लोग याद रखना, अभय कुमार जो हैं वो सहकारिता मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी हैं अभी वर्तमान में। चलिए, बढ़ते हम लोग आगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 25 सितंबर 2021 को ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर आयोजित किया गया है सहकारिता सम्मेलन 25 सितंबर को। ठीक है, तो पहली बार इसे आयोजित किया गया है। और ऑनेबल यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है इन्होंने भी जनता को क्या किया था? एड्रेस किया था। तो यहाँ पर आप लोग पूरा इसकी जानकारी देख सकते हैं। चलिए, वन लाइनर हम लोग कवर करते हैं कि लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो वो कौन सी है? पेंगोंग लेक है। 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कोकोनट डे जो है वो 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों को मुझे ये बताना है कि 2 से, जैसे मान लीजिए 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे, फिर उसके बाद में 2 मार्च है, फिर उसके बाद में 2 अप्रैल है, जो भी आपको 2 दिसंबर है, ऐसी कोई डेट याद है, जैसे मान लीजिए 2 अक्टूबर है, जो आपको डे इसमें याद आ रहा है वो मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। कौन सा आईआईटी संस्थान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? तो वो कौन सा है? मद्रास है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चक्रवात गुलाब, आपको पता होगा कि वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पे अभी रिसेंटली टकराया है। तो ये नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के द्वारा ये नाम दिया गया है। देखिए, काम तो है इसके कांटों जैसे और नाम दे दिया इसने क्या? गुलाब। लेकिन क्या करें, रखना ही पड़ेगा। चलिए, बढ़ते हम लोग आगे कि हिंद महासागर जो है, इंडियन ओशियन, इसके कुल 13 कंट्री जो हैं, जो इसके टचिंग कंट्रीज हैं, उनके द्वारा 13 नाम जो हैं वो सुझाए जाते हैं। एक कंट्री 13 नाम सुझाती है, तो टोटल 169 नेम जो हैं वो हर साल सुझाए जाते हैं और बारी बारी से वो नाम रखे जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें निसर्ग तूफान भी तो आया था। तो निसर्ग जो है वो अरब सागर के अंदर आया था और ये नाम जो था वो बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था। निसर्ग जो था वो बांग्लादेश के द्वारा रखा गया। हम लोग बात करें ताउते तूफान जो है ये म्यांमार के द्वारा रखा गया था, जो कि कहां पर आया था? अरब सागर के अंदर आया था। और यास तूफान, यदि ये पूछे कि इस वर्ष का पहला तूफान कौन सा है? ताउते है। और यास तूफान ओमान के द्वारा रखा गया था नाम ये, और जो कहां पर आया था? ये आया था बंगाल की खाड़ी में। तो तीनों नाम जो है वो आप लोग याद रखना। खासकर ताउते जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के अंदर ये चक्रवात जो है वो कुछ इस फॉर्म में आता है और उड़ीसा के तट पर, इसके साथ में आंध्र प्रदेश के तट पर जो है वो ये टकराता है। हम लोग
डायरेक्शन जो है उनको देखना जरूरी है। जैसे नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स की डायरेक्शन क्या रहती है, तो यहाँ पर आप लोग इसको गौर से समझ लीजिए। रिसेंटली एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। यदि आप लोग को पूछा जाए कि वाटर स्ट्रीम्स जो हैं इनकी डायरेक्शन क्या रहती है, तो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर अटलांटिक ओशियन में जितनी भी धाराएं हैं उनकी दिशा रहती है कौन सी, क्लॉकवाइज। जितनी भी धाराएं हैं, वाटर स्ट्रीम्स है, उनकी दिशा रहती है कौन सी, क्लॉकवाइज। लेकिन यदि पूछा जाए कि साइक्लोन की डायरेक्शन क्या रहती है, तो वो रहती है कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये तो है साइक्लोन की और ये किसकी है, वाटर स्ट्रीम्स की है। यदि हम लोग साउथ अटलांटिक ओशन की बात करें तो यहाँ पर वाटर स्ट्रीम्स की रहती है कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, जबकि यहाँ पर जो डायरेक्शन है साइक्लोन की वो कौन सी रहती है, वो है कौन सी, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं साइक्लोन। ठीक है, यहाँ पर नाम आप लोग देखिए, हरिकेन्स हैं, इसके साथ में साइक्लोन्स है, टाइफून जो है वो नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग के लिए डायरेक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में ही आप लोग यहाँ पर देखिए कि ये जो, जैसे हम लोग बात करें नॉर्थ पैसिफिक ओशन, तो यहाँ पर और यहाँ पर डायरेक्शंस क्या रहती हैं, क्या आप लोग इसको अज्यूम कर सकते हो? तो ये थोड़ा मैंने हिंट आप लोगों को दे दिया है। तो ये जो साइक्लोन स्टॉर्म है गुलाब, ये नाम दिया गया है किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। और यहाँ पर स्पीड आप लोग देख सकते हैं 95 किलोमीटर प्रति आवर जो है, ये इसकी स्पीड है बे ऑफ बंगाल के अंदर। ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर टकराया है। इससे हैवी रेन होगी और काफी सारे मछुआरे जो हैं वो अभी तक इससे जो है वो मिसिंग है, उनको खोजा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो ओम बिरला जो है वो लोकसभा अध्यक्ष हैं। कोटा, राजस्थान की कोटा जो है ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है। भारत का कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बन चुका है? तो हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य बन चुका है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, देश के पहले राज्य में यदि हम लोग बात करें तो आर्टिकल 44 जो है कॉमन सिविल कोड है, तो इसको अपनाने वाला गोवा जो है वो पहला राज्य है। भारत का पहला रेबीज मुक्त जिला राज्य जो है वो भी कौन सा है, वो भी गोवा है। यदि ये पूछा जाए कि पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, तो आप लोगों को करना है कौन सा, सिक्किम करना है। इसके साथ में ही पहला यूनियन टेरिटरी, ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी, तो आप लोगों को कौन सा करना है, लक्षद्वीप करना है। नेक्स्ट देखिए, किसको सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक जो है वो बनाया गया है? तो पंकज कुमार सिंह जो है वो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे छोटी मानव निर्मित उड़ान संरचना का निर्माण नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। तो इसका नाम क्या है? तो माइक्रो फ्लायर जो है वो इसका नाम है। यहाँ पर इसकी संरचना जो है वो हमको समझनी जरूरी है। यहाँ पर आपको इमेज में काफी बड़ा ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कैसा है, रेत के कण के बराबर है। इसका आकार जो है वो किसके बराबर है, रेत के कण के बराबर है। तो रेत का कण काफी छोटा होता है, उसके बराबर है। इसमें कोई मोटर जो है वो नहीं लगी है, तो फिर ये चलता कैसे है? ये जो है वो हवा के रुख के साथ चलता है, केवल इसको कंट्रोल किया जाता है, केवल इसको कंट्रोल किया जाता है। और ये अब इसका काम क्या है? जैसे मान लीजिए कि इतना छोटा है, इसका काम क्या होगा कि जितनी भी डिजीज हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उनको ये ट्रैक करेगा। इसके साथ में ही जितनी भी आबादी है, जैसे हम लोग कहें कि पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन का सर्वे जो है वो भी इसके द्वारा किया जाएगा। तो ये एक क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप जो है उसका कॉम्बिनेशन है, और ये पूरे विश्व की सबसे छोटी संरचना है। ये हम लोग कहें कि यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ठीक है, शायद आप लोग इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का आप लोग यहाँ नाम याद रखना, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो है वो यूएसए की यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। माइक्रोफ्लायर मैंने आप लोगों को नाम बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर ओम बिरला। ठीक है, यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो मिसप्लेस हुआ है। अच्छा, इंग्लिश में यहाँ पर ठीक है। इंग्लिश में आप लोग देखिए कि हाउ मेनी पीपल हैव बीन अनाउंस्ड टू बी ऑनर्ड विद द रेमन मैग्सेस अवार्ड जो है वो 5 लोगों को दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, किस फिनटेक सेवा कंपनी ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिलडेस्क का $4.7 बिलियन में अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की है? तो वो कौन सा है? पेयू है,
अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। साइन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए हम लोग अभी जुलाई मंथ का रिवीजन कर रहे हैं, तो जुलाई मंथ के क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान अटैक में हाल ही में किस भारतीय पत्रकार की मृत्यु हुई है? तो करेक्ट आंसर क्या है? दानिश सिद्दीकी है। भारत व ब्रिटेन के बीच हिंद महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? तो वो है कोंकण। प्रधानमंत्री जी ने किस देश के सहयोग से वाराणसी में रुद्राक्ष सेंटर की स्थापना की है? तो वो है जापान। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गूगल के साथ बसों की लाइव लोकेशन प्राप्त करने के लिए समझौता किया है? तो वो है दिल्ली। अमेरिका श्रम विभाग में सॉलिसिटर के रूप में किस अमेरिकी भारतीय को अपॉइंट किया गया है? तो वो है सीमा नंदा। बुक द ग्रेट बिग लॉयन किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्राइसिस नाइट जो है इनके द्वारा लिखी गई है। आईसीडी व एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक दालों का उत्पादन कितना मिलियन हो जाएगा? तो 17 मिलियन जो है वो हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन गुजरात के अंदर किया गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जरूर याद रखना उसको। राज्य में चीनी मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई है, तो वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कोविड-19 के दौरान लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पोषक उद्यान परियोजना संचालन के लिए किस राज्य को नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है कौन सा? असम स्टेट है। 27 सितंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए किस भारतीय तीरंदाज को चुना गया है? तो वो है अभिषेक वर्मा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में बेंगलोर का स्थान जो है वो 26 रैंक जो है वो बेंगलोर की आई है। आप लोग इस रैंक को जरूर चेक कीजिएगा कि रैंक क्या करेक्ट है या फिर इसको चेंज करने की जरूरत है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ओडिशा का पहला रेशम ज्ञान उत्पादन केंद्र जो है वो कटक में स्थापित किया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? अवीक सरकार बने हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो रिसेंटली अमेरिका के अंदर आयोजन हुआ है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो उड़ीसा के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। 25 सितंबर को किसकी जयंती चिन्हित करने के लिए हर साल अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जंगलनामा बुक जो है वो अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी योजना को लॉन्च किया है? तो वो है प्राइम मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ मिशन। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 26 सितंबर को मनाया जाता है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि देश का पहला ग्रेन एटीएम किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम के अंदर ये स्थापित किया गया है, जहां पर राशन कार्ड को स्कैन करने के बाद इससे जितना भी फूड आइटम्स है जैसे चावल है, गेहूं है, वो इस एटीएम से बाहर आ जाता है। चलिए ये आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है वो कौन सा बन गया है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग देना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है, और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनका क्विज जो है वो दीपक इंदौरा ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर से ज्वाइन करना है। आप लोगों को जरूर ये सेशन पसंद आएगा। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा है वो तो मुझे बताना ही है। इसके साथ में यदि आप लोग की कोई इसमें फीडबैक है या आप लोगों की तरफ से कोई एडवाइस है तो वो भी मुझे आप लोगों को जरूर बतानी है। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन। चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।